सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। यार मैं बोल नहीं रहा अनिला, इजी हो जाए। ओके सर। मैं फाइल सेव कर रहा हूँ, उसके बाद मैं लेक्चर स्टार्ट कर। ठीक है गाइस, हम लोग आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। असल में ये प्रीवियस लेक्चर था, मैं इसको सेव कर रहा था। अच्छा, हम लोग शुरू करते हैं जी। अल्लाह के नाम से नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाँ जी, तो आज है आपका सेकंड लेक्चर, ठीक है ना? तो आज ज़रा हम थोड़ा-सा डिटेल में चीज़ों को देखते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग थोड़ी-सी और आपको हो जाए। तो उसके लिए मैं थोड़ा-सा आपके लिए बेसिकली मैं थोड़ा-सा बताना चाह रहा हूँ इंट्रोडक्शन ना, ग्राफिक डिज़ाइन है क्या? तो थोड़ा-सा आज शुरू में मैं आपको थोड़ा-सा कॉन्सेप्चुअल इसके कॉन्सेप्ट दे दूँ और थोड़ा-सा बता दूँ कि आप इसको थ्योरेटिकल थोड़ा-सा पढ़ लें, ताकि आपको पता हो जो आप करने वाले हैं, जो आप करने अगर आपसे कोई पूछ भी ले तो आपको पता होना चाहिए कि किन चीज़ों से मिलकर आपका डिज़ाइन बनता है और कौन से आप चीज़ों को जॉइन करें, कौन से सिंबल्स किन्हें कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन्स क्या होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं थोड़ा-सा आपको ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ। सबसे पहले जी, व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन? ग्राफिक डिज़ाइन है क्या? करने तो आ गए हैं हम लोग और एडमिशन भी ले ली है, लेकिन पता नहीं है ग्राफिक डिज़ाइन है क्या? तो उसके लिए जी सबसे अहम चीज़ ग्राफिक डिज़ाइन जो है, अगर मैं उसको बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ से समझाना चाहूँ, अपना मैसेज खूबसूरत अंदाज़ से अपनी ऑडियंस को डिलीवर करना। ऑडियंस कौन होती हैं? आपका क्लाइंट हो सकता है, आपकी आपकी टारगेट ऑडियंस हो सकती है, जिनको आप मैसेज दे रहे हैं। तो वो हो सकता है जैसे आप शू का है तो आप चाहते हैं कि जितनी भी अगर लेडीज़ शूज़ हैं उन तक आपका मैसेज पहुँचे, तो आपको कौन से कलर स्कीम्स यूज़ करनी है। तो ये ग्राफिक डिज़ाइन इज़ अ प्रोसेस ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है? अगर प्रॉब्लम और विद द हेल्प ऑफ टाइपोग्राफी, फोटोग्राफी और इलस्ट्रेशन, ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि 3 चीज़ों से मिलकर आपका डिज़ाइन बन रहा होता है। वो कौन से 3 चीज़ें हैं? टाइपोग्राफी, फोटोग्राफी, इमेज, इलस्ट्रेशन जो हम बनाते हैं, जो शेप्स वगैरह हम क्रिएट करते हैं एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद हम कोई भी डिज़ाइन बना रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम किन चीज़ों का यूज़ कर रहे होते हैं, सिंबल्स का यूज़ कर रहे होते हैं, टेक्स्ट का यूज़ कर रहे होते हैं, ताकि हम अपने कंटेंट के थ्रू अपनी ऑडियंस से कम्युनिकेट कर सकें या हम अपनी फॉर्म्स के थ्रू अपनी ऑडियंस से कम्युनिकेट कर सकें। उसके बाद आ जाता है आपके पास एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन। अब एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन के अंदर डिफरेंट थ्योरीज़ हैं। डिफरेंट थ्योरीज़ से मुराद कुछ कहते हैं कि 7 एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन है, कुछ कहते हैं 11 एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन है, तो ये वक़्त के साथ-साथ चेंजेज़ आती रही हैं। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मुझे पता है, आपको मैं बता रहा हूँ। ये नेट के ऊपर अगर गूगल पे आप जाएँगे तो ये आपको मिल जाएगा और प्रॉपर जो मैं समझाऊँगा उससे बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन फिलहाल मैं आपको समझाता हूँ कि क्या चीज़ें हैं एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन के अंदर। लाइन, शेप, स्पेस, वैल्यू, फॉर्म, टेक्सचर, कलर क्या चीज़ होती है? लाइन, सबसे पहले जी लाइन। अब लाइन के अंदर अगर ये मैं एक लाइन बनाता हूँ और एंटर कर देता हूँ, तो ये इस वक़्त क्या है? ये इस वक़्त भी एक लाइन है। लाइन को हम लाइन क्यों कहते हैं? लाइन को हम लाइन सेगमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके 2 एंडिंग पॉइंट्स होते हैं। अब यहाँ पर मैंने ज़िगज़ैग में एक लाइन बनाई है, इसको अब हम क्या कहेंगे? इसको अभी भी हम एक लाइन कहेंगे। क्यों? क्योंकि 1, 2 एंडिंग पॉइंट्स आर स्टिल कांस्टेंट। तो इसको हम क्या कहेंगे? अभी भी हम एक लाइन कहेंगे। अगर मैं इनकी लाइन्स को आपस में मिला दूँ, तो अब ये क्या है? अब ये एक शेप है, अब ये एक पाथ है। अब हम इन्हें इन्हें ग्राफ़िकल टर्म्स के अंदर, टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर इन्हें क्या कहते हैं? पाथ भी कहते हैं, शेप भी कहते हैं, फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है ना? अब ये एक शेप बन चुकी है, अब ये एक लाइन नहीं रही क्योंकि इसके एंडिंग पॉइंट्स खत्म हो गए। सर्कल जो है वो एक शेप है, वो एक लाइन नहीं है। आपका जो नीचे हॉर्स सा बना हुआ है, ये जो है, ये एक वेक्टर, एक शेप, एक पाथ, एक फॉर्म है, ये एक लाइन नहीं है। लाइन के 2 एंडिंग पॉइंट्स, अगर हम किसी भी किस्म की लाइन बनाते हैं और उसके अंदर एक एंडिंग पॉइंट छोड़ देते हैं, तो वो एक लाइन ही कंसीडर होगी, वो फॉर्म या शेप कंसीडर नहीं होगी। ठीक हो गया?
उसके बाद शेप हमने लास्ट टाइम हमने बना 3D बॉक्स बनाया था, उसके अंदर एक क्या नाम है, सॉरी, जिसके अंदर हमने शेप्स वगैरह, सर्कल्स वगैरह और शुरू में हमने बनाई थी, वो शेप्स कहलाती हैं। उसके बाद आ जाती हैं आपकी स्पेस। स्पेस बहुत मैटर कर रही होती है। ये अगर मेरा लोगो है, लोगो के बीच के अंदर उसका जो नाम लिखना है, उसकी स्पेस कितनी होनी चाहिए? उसके बाद टेक्स्ट की फॉर्मेशन किस तरह की होनी चाहिए? ये सारा आपका स्पेस कहलाता है। स्पेस का एक और भी अपडेटेड वर्ज़न है, वो भी मैं आपको समझाऊँगा जब ड्यूरिंग वर्क इंशाल्लाह, कि स्पेस और किन्हें-किन्हें कहते हैं और उन स्पेसेस से हम किस तरह की फॉर्म्स जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद वैल्यू है, वैल्यू बेसिकली आपकी चीज़ में डेप्थ देने के काम आती है। आप कलर्स के साथ प्ले करके अपनी 3D फॉर्म्स बना सकते हैं। आप 3D लोगोस क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हम वैल्यू की हेल्प लेते हैं, जिसके अंदर एक डार्क कलर से लाइट की तरफ जा रही है, एक ही कलर की टोनल वेरिएशन है, जिसे हम टिंट्स एंड शेड्स भी कहते हैं। उसके बाद आ जाती है आपकी फॉर्म, जैसे हमने लास्ट असाइनमेंट के अंदर 3D फॉर्म बनाई थी, 3 बॉक्सेस से लेकर, और हमने शेप बिल्डर टूल की मदद से हमने एक बॉक्स क्रिएट किया था। इसी तरह जी हमारा टेक्सचर, टेक्सचर की अब बहुत सारी किस्में होती हैं। पेपर टेक्सचर हो सकता है, डॉटेड टेक्सचर हो सकता है। अब ये हॉर्स के ऊपर इस वक़्त क्या है? इस वक़्त हॉर्स के ऊपर ये डॉटेड टेक्सचर है, ये भी टेक्सचर में ही आएगा। तो टेक्सचर की काफ़ी ज़्यादा किस्में हैं, जैसे वॉल टेक्सचर लेना चाह रहे हैं, आप पेपर टेक्सचर यूज़ कर रहे हैं, ये भी ड्यूरिंग जब आप असाइनमेंट्स वगैरह बनाएँगे तो आपको मैं बताऊँगा, आप ज़्यादा आसानी से उसे समझ सकेंगे। फिलहाल अभी ओवरव्यू कांसेप्ट ले लें। उसके बाद जी आपके पास कलर कॉम्बिनेशंस है। कलर कॉम्बिनेशंस किसी भी चीज़ को वैल्यू देने के काम आता है। ड्राइंग तो हम कर लेते हैं, अगर हम उसके अंदर कलरिंग करते हैं, उससे एक बेटर इंप्रेशन आता है, जिसकी मदद से ये अब डिपेंड करता है प्रोडक्ट वाइज़। अगर आप एजुकेशनल सेक्टर्स का कोई बना रहे हैं, अगर आप एग्रीकल्चर का बना रहे हैं, ग्रीनिश कलर्स आप लेते हैं क्योंकि वो नेचर से रिलेवेंट होता है। आप एजुकेशनल सेक्टर में जा रहे होते हैं, तो आप मोस्टली वो कलर्स ले रहे होते हैं जो कि एजुकेशनल सेक्टर को रिफाइन करता है या उनसे जुड़े हुई चीज़ें होती हैं। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं। फूड के अंदर रेड कलर बहुत ज़्यादा आपको नज़र आता होगा, केएफसी के अंदर और बहुत जगहों के ऊपर आपको रेड, 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 रेड। वो क्यों ऐसा है? क्योंकि फूड की एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है ना, वो ये है कि वो आपके हंगर को बढ़ाता है। वो आपकी भूख को बढ़ाता है। इस वजह से मोस्टली जो आपका रेड कलर है, वो यूज़ किया जाता है फूड चेन के अंदर। तो ये साइकोलॉजी है, तो ये हम ड्यूरिंग वर्क भी आपको समझाता रहूँगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कलर। कलर को आज समझ लें, कलर को बहुत लोगों को मसला होता है, कलर की फॉर्मेशन में समझ नहीं आती। तो कलर को भाई आज आप समझ लें ताकि आपका ये मसला हल हो जाए। तो यहाँ से जी मैं एक फॉर्म लेता हूँ सर्कल की और मैं इसे ड्रॉ करता हूँ। तो इस सर्कल की जो आउटलाइन है, उसका कलर जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है? ये इस वक़्त कौन-सा कलर दिया हुआ है? लाइट पिंक कलर दिया हुआ है, ये उसके फिल का कलर है। अगर मैं इसके स्ट्रोक के कलर की जो इसकी जो थिकनेस है, उसको बढ़ाना चाहूँगा, तो इसके स्ट्रोक को यहाँ से सिंपली मैं यहाँ से बड़ा कर सकता हूँ। 16 कर सकते हैं, आप यहाँ से 60 कर सकते हैं, तो आप इसके स्ट्रोक को बढ़ा सकते हैं। ठीक है? उसके बाद ये कुछ जल्दी से क्विकली आपको समझाने के लिए मैंने एक टैब सा बनाया हुआ है, जिसके अंदर फिल एंड स्ट्रोक। पहली शेप पे मैं क्लिक करता हूँ, तो उसके अंदर क्या दिया हुआ है? आपका स्ट्रोक का भी कलर है और आपके फिल का भी कलर है। यहाँ से मैं शेप को सिलेक्ट करता हूँ, तो इस वक़्त आपके स्ट्रोक में कलर नहीं है, लेकिन आपके फिल में कलर मौजूद है। कैसे नहीं है स्ट्रोक के अंदर? क्योंकि हमने यहाँ से नन किया हुआ है। अगर हमें स्ट्रोक का कलर नहीं चाहिए, हम नन कर सकते हैं। यहाँ से हमें फिल का कलर नहीं चाहिए, हम यहाँ से भी नन कर सकते हैं। तो फिलहाल हम फिल का कलर यहाँ से दे देते हैं। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है स्ट्रोक ओनली, उसके अंदर आप देखेंगे फिल यहाँ से नन हुआ हुआ है, लेकिन स्ट्रोक में कलर मौजूद है। उसके बाद आ जाता है आपके पास स्ट्रोक सेंटर। इसके लिए जी मैं पैनल ओपन करता हूँ, विंडोज़ में जाता हूँ, स्ट्रोक का पैनल आप ओपन कर लें और इस ओपन पैनल के अंदर आपके पास जब आप ओपन करेंगे हाइड होंगे आपके ऑप्शंस। तो आपने क्या करना है, ये 3 लाइन्स हैं आपके पास, इधर जाएँगे, शो ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, आपके सारे ऑप्शंस यहाँ पर आना शुरू हो जाएँगे। तो पहले ऑब्जेक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर अलाइन स्ट्रोक जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो आपको व्हाइट रंग का रीसाइज़ हैंडल नज़र आ रहा है, इसके अंदर भी स्ट्रोक आ रहा है, इसके बाहर भी स्ट्रोक आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने यहाँ से पहला ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है। ये कब किस तरह यूज़ होता है, ये आपको ड्यूरिंग काम करने के बाद ही अंदाज़ा होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये किस जगह पे मौजूद है। स्ट्रोक के पैनल के अंदर आपके पास ये सारे टूल्स मौजूद होते हैं। सेकंड पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए सेकंड ऑप्शन पे क्लिक है। इस वक़्त क्या है, मेरे एंकर पॉइंट के अंदर तो स्ट्रोक आ रहा है, लेकिन बाहर नहीं आ रहा। पहले में क्या आ रहा था? इधर से आपका एंकर पॉइंट आ रहा था। जिसके अंदर भी स्ट्रोक था, बाहर भी स्ट्रोक था। अब यहाँ पर क्या है, सिर्फ़ अंदर स्ट्रोक आ रहा है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रोक इनसाइड। उसके बाद आ जाता है स्ट्रोक आउटसाइड, इस पे क्लिक करेंगे, ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है अलाइन स्ट्रोक टू आउटसाइड। तो ये आपको डिफाइन करने के लिए टेक्स्ट भी लिखा हुआ आ रहा होता है। ये क्या है जी, आपके एंकर पॉइंट से बाहर आपका स्ट्रोक आ रहा है।
उसके बाद आ जाता है आपके पास मीटर जॉइंट। मीटर जॉइंट का जो ऊपर कॉर्नर्स हैं बेसिकली, ये आपको स्ट्रेट जो एजेस हैं वो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है राउंड जॉइंट। राउंड जॉइंट क्या करता है, आपके एजेस को ऊपर से थोड़ा-सा राउंड कर देता है। ये देखें, ये आपके एजेस को ऊपर से थोड़ा-सा राउंड कर देता है। अच्छा, उसके बाद जी आपके पास क्या है, उसके बाद आपके पास है बेवल जॉइंट। बेवल जॉइंट से क्या होता है, आपके पास जो आपके एजेस हैं वो नाइफ कट के अंदर आपको प्रोवाइड कर देता है। तो ये जी थर्ड ऑप्शन है आपका, तो आप इसके बेवल जॉइन कर सकते हैं। उसके बाद हम कोई भी फ्रेमिंग करना चाहते हैं या डॉटेड लाइन में कुछ भी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पे सर्कल लेता हूँ और सर्कल लेकर मैं चाहता हूँ मैं इसके अंदर डॉटेड लाइन बना लूँ, तो उसके लिए मेरे पास क्या है, सिंपल यहाँ पर डैश लाइन पे क्लिक करेंगे तो टैब ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप इसकी वैल्यू को कम करना शुरू करें या ज़्यादा करना शुरू करें, तो ये आपको डैश लाइन प्रोवाइड करता है। तो ये देखें जी आपने इसके डैश लाइन बना लिए। अब ये यहाँ पर आपको अगर इधर राउंड एजेस चाहिए तो आप यहाँ पे सिंपल कैप्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको राउंड करके उसने फॉर्म दे दी। तो अभी अगर आप इसके स्ट्रोक्स को बढ़ाना चाहते हैं, जो इसकी डॉटेड लाइन है, तो आप इसको नीचे की तरफ करेंगे तो ये बढ़ते चले जाएँगे। तो जहाँ पर आपको लगता है फिज़िबल आप उसे वैसे बना लेंगे। उसके बाद जी मैं यहाँ से एक और ये शेप लेता हूँ, उसके अंदर थोड़ी चेंजिंग करना चाह रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ जी यहाँ पर 4 इसके बाद फिर 21 इधर 4 तो ये देखें जी, ये कुछ फ़ॉर्मेशन है। वो 4 के बाद एक छोटी-सी शेप दे रहा है जो 4 की है, उसके बाद फिर गैप दे रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डैश, गैप, डैश। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर फ़ॉर्मेशन वग़ैरह बना सकते हैं। तो यहाँ पर जी मैं एक और बना लेता हूँ। इसके अंदर जी हम फिर 4 दे देते हैं। तो ये देखें जी, ये क्या प्रोवाइड करता है हमें। तो यहाँ से जी हम इसके अंदर थोड़ी-सी वैल्यू कम करते हैं, इसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं, इसकी वैल्यू को भी बढ़ा देते हैं। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैं बोल नहीं रहा नीला। ओके सर। अच्छा जी। तो यहाँ पर जी आप ये देख सकते हैं कि किस तरह आप इसकी फ़ॉर्मेशन वग़ैरह दे सकते हैं। अच्छा जी। तो ये देखें ये हमने अपनी एक गैप्स वग़ैरह देकर एक फ़ॉर्म बनाई है सर्कल की, तो ये आप लोग भी बना सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसे ओके कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं इसके अंदर थोड़े-से इन्फोग्राफ़िक्स देना चाह रहा हूँ। इन्फोग्राफ़िक्स क्या होते हैं, वो अक्सर आपने देखा होगा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आपको नज़र आते हैं कि एरोज़ लगे हुए हैं, इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जी मैं टेक्स्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं क्लिक करके टेक्स्ट लिखता हूँ कोई भी। तो यहाँ पर जी हम इन्फोग्राफिक्स ही लिख देते हैं और इसको जी मैं थोड़ा-सा बड़ा कर रहा हूँ, फ़ॉन्ट इसका। तो यहाँ से जी हम 36 इसका फ़ॉन्ट कर देते हैं और यहाँ पर जी मैं इसका टेक्स्ट दे देता हूँ और उसके अंदर कंट्रोल वी कर देता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी एक टेक्स्ट था पिछली क्लास को मैं ये बता रहा था, तो ये टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है, तो इ इसी को ही हम यूज़ कर लेते हैं। तो इसको जी मैं यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ 14 कर लेता हूँ। ठीक है जी। ये हमने इन्फोग्राफ़िक्स बना रहे हैं, यही टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है, इसको ही टेक्स्ट को मैं ऊपर ले जाता हूँ, इसी को मैं इधर ले जाता हूँ और किसी के अंदर मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ इसे। यहाँ से हम टेक्स्ट को अलाइनमेंट में पैराग्राफ में जाके यहाँ सेंटर अलाइन कर देते हैं। तो टेक्स्ट की फ़ॉर्मेशन जो है वो सेंटर अलाइन हो चुकी है, यहाँ से हम इसे ब्रेक कर देते हैं। तो उसके बाद जी ये भी है इसके अंदर इन्फोग्राफ़िक्स को अ थोड़ा-सा बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा-सा नहीं बल्कि पूरा ही कर लें। यहाँ 36 है, ये 40 कर लेते हैं ताकि थोड़ा-सा डिफरेंस आ जाए। ठीक है जी। अब हम इसके अंदर एरोज़ देना चाह रहे हैं, तो एरोज़ के लिए क्या है जी हमारे पास अ, एरोज़ के लिए हमारे पास अच्छा जी, पहले तो इसके इसके अलाइन करते हैं ना सर्कल को शिफ्ट प्रेस करके ओवरऑल दोनों को सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको थोड़ा साइड पे लेके जा रहा हूँ। अब मुझे इसके अंदर ग्राफ्स वगैरह देने
सॉरी मुझे इसके अंदर साइंस वगैरह देने हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है? सिंपल जी मैं यहाँ से एक लाइन बनाता हूँ और उसको जी हल्का-सा यहाँ से कर्व कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। यहाँ से जी इसके स्ट्रोक में कलर कर रहा हूँ, तो सिंपल मैं स्वैप करूँगा, तो इसके स्ट्रोक में कलर हो जाएगा। स्ट्रोक में कलर करने के बाद मैं इसके स्ट्रोक की जो वैल्यू है उसको बढ़ा रहा हूँ और उसको डैश डैश लाइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। यहाँ से मैं 0 0 0 0 और यहाँ से जी हम इसको थोड़ा-सा कम करते हैं। दोबारा से बनाते हैं इसे। एंटर और डैश लाइन। सिलेक्शन टूल, स्ट्रोक, विंडोज। इसके अंदर भी मैं डैश लाइन एक्चुअली देना चाह रहा हूँ और डैश लाइन ये बनाने में खैर हम इसके एरो हेड्स देते हैं। एरो हेड्स के लिए सिंपल आप यहाँ पे जाएं, इसका हेड देना है आपको तो यहाँ पर जाके आप इसका एरो हेड दे सकते हैं और इसकी टेल के ऊपर हमें कोई इसका क्लोजिंग टैब चाहिए तो हम यहाँ पर जाके इसको क्लोजिंग टैब दे सकते हैं। तो ये 4 है साइज, इसको हम एक तो 1 करते हैं, 1 नहीं तो 2 करते हैं और 2 करने के बाद हम इसकी डैश लाइन को ज़रा एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं, इससे मसला क्या आ रहा है। यहाँ से हम इसकी अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। स्ट्रोक में भी कलर है। खैर अच्छा, अब इसी एरो को मुझे यहाँ पे यूज़ करना है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करके मैं इसको रोटेट कर देता हूँ। तो ये जी आप इस तरह करके इन्फोग्राफिक्स वगैरह इसके बना रहे होते हैं। तो फिलहाल मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ और इसको जी हम ऐसे कर लेते हैं। उसके बाद ये हमारा जो कैनवास है उसके ऊपर हम इसे ले जाते हैं। आज के काम का हिस्सा है ये। इस वजह से अच्छा और मैं इसका जी टैब अपना जो साइज़ है 1080 बाय 1080 ले रहा हूँ और जहाँ मैंने ये अपना टेक्स्ट जो लिख लिया है इसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करें ओवरऑल कंट्रोल सी से कॉपी होगा, वी कंट्रोल वी से आप पेस्ट कर सकते हैं। ऑल्ट और शिफ्ट से मैं इसको छोटा कर रहा हूँ और अगर आप चाहते हैं इसके सर्कल डिस्टर्ब ना हो तो सर्कल्स को आप सिलेक्ट करेंगे और सर्कल्स और लाइन्स को आप सिलेक्ट करके एक दो सेट चेक कर लेकर सिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट से आपने सिंपल इसे एक्सपेंड करना है। ये आपके पास एक्सपेंड अपीयरेंस आ रही है, सिंपल आपने एक्सपेंड अपीयरेंस कर देना है। अब आप इसे छोटा करेंगे तो ये अब आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, प्रोपोर्शनली छोटा होगा। नहीं अभी भी हो रहा है। ऑब्जेक्ट में जाएँ, एक्सपेंड कर दें। ओके, अब नहीं करेगा ये देखें। अब हम एक शेप लेकर आते हैं, उसको हम ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प
ऑफ पेन टूल। तो उसके लिए यहाँ पर क्लास रेफरेंसेस हैं, हम यहाँ से एक इमेज उठाते हैं जिसको हमने आज ड्रॉ करना है। तो ये इमेज जी मैंने ले लिया और इसको अपने सिस्टम पे ड्रैग करेंगे आप। सिंपल उठा के मैंने अपने सिस्टम पे इसे ड्रैग किया, तो ये इमेज यहाँ पर आ गया। सबसे पहले तो आप इसको फ्रीज़ करेंगे। अगर आपको किसी इमेज जो भी मैं आपको क्लास असाइनमेंट देता हूँ, अगर उसको आपने ड्रॉ करना है, ये रेफरेंस भी मैं आपको भेजूँगा, आपने इसी तरह कॉपी कर लेना है, कॉपी करके इसको अपने सिस्टम पे ड्रैग करना है। और ड्रैग करने के बाद इसको सबसे पहले आपने फ्रीज़ करना है। फ्रीज़ करने के लिए कंट्रोल 2 से अब मैं इसे हिलाना भी चाह रहा हूँ, तो ये हिलेगा नहीं, ये फ्रीज़ हो चुका है। और कंट्रोल ऑल्ट एंड 2 अनफ्रीज़, ये जैसे ही क्रॉस आ जाए इट्स मीन आप इसे उठा के डिलीट कर सकते हैं या उठा के साइड पे ले जा सकते हैं। फिलहाल मैं इसे कंट्रोल 2 कर रहा हूँ, फ्रीज़ कर दिया है। अब मुझे इस हॉर्स को बनाना है, मैंने ज़ूम कर लिया है। ये मेरे पास पेन टूल मौजूद है। पेन टूल के सेलेक्ट करने के बाद सिंपल मैं इसके स्ट्रोक में कलर करूँगा। येलो कलर जो है इसी को मैं स्वैप कर देता हूँ स्ट्रोक में और अब मैं यहाँ से बनाना शुरू करता हूँ। 1 क्लिक, अपने माउस को रिलीज़ कर दिया। क्लिक करने के बाद रिलीज़ कर दिया। अब मैं जब क्लिक करूँगा, अब मुझे रिलीज़ नहीं करना बल्कि ड्रैग करना है। मैंने नीचे की तरफ ड्रैग किया, राइट साइड पे लेके जा रहा हूँ, लेफ्ट साइड के ऊपर कर्व बन रहा है। जितना कर्व आ जाए आपने यहाँ पर लेने के बाद अपने माउस के बटन को छोड़ देना है। अब मुझे यहाँ पर इस तरह का राउंड चाहिए, लेकिन आप कुछ इस तरह का रहे तो मैं अपना एक हैंडल बंद करूँगा। एक हैंडल बंद करने के लिए सिंपल मैं ऑल्ट का बटन प्रेस करता हूँ, हैंडल बंद हो चुका है। अब सिंपल मैं इसको कर्व देता हूँ, तो ये देखें जी मैंने कर्व आराम से बना लिया। एग्ज़ैक्ट जी मैं इसके साथ भी ऐसे ही कर रहा हूँ। ऑल्ट प्रेस किया, यहाँ से आपने ये कर्व लिया और ऐसे करके जहाँ-जहाँ आपके पास है आप एंकर पॉइंट्स बनाते हैं, क्लिक करते हैं, एंकर पॉइंट बन जाता है और इसी तरह आप अपनी शेप को कंप्लीट करते हैं। यहाँ से हॉर्स की टेल है, यहाँ से कर्व आ रहा है, जहाँ कर्व आए उधर आप थोड़ा-सा रोक लें, उसको थोड़ा-सा शॉर्ट कर लें और यहाँ से हम ये इसी तरह ही एंकर पॉइंट्स बनाते चले जाएँगे। शुरू में मुश्किल होगी, थोड़े दिन प्रैक्टिस कर लें और इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है जी। अगर आपको ये नहीं बनाना आता और आप इससे भागेंगे, तो ये आपसे डबल स्पीड से भागेगा सॉफ्टवेयर, तो आपको इसके ऊपर अपनी ग्रिप बनानी है। ऑल्ट प्रेस किया, एंकर पॉइंट बंद किया, क्लिक किया, ड्रैग किया और यहाँ से इसी तरह ही आपने थोड़ा बहुत अगर मसला आ रहा है, कोई मसला नहीं है, हमारे पास स्मूथ टूल है, हम उसकी मदद से एंकर पॉइंट्स को स्मूथ कर सकते हैं। तो इसलिए जी, आप बनाते चले जाएँगे, शिफ्ट प्रेस किया, ऑल्ट प्रेस किया, ये आपने हैंडल बंद किया। जहाँ मैक्सिमम कर्व आ रहा है, वो बहुत आराम से आप बना सकते हैं और ब आप कोशिश करिए कि उसके अंदर छोटे-छोटे ऐसे-ऐसे एंकर पॉइंट्स ना बनाएँ, ठीक है ना? उसके अंदर एक ही बड़ा बनाएँ, उसको राइट साइड पे ड्रैग करें, इस तरह करके आप कर्व ले लें। ये हैंडल आपने बंद किया, इसी तरह आप यहाँ से यहाँ से आपने ये कर्व ले लिया, ये हैंडल बंद किया, इसी तरह आप कर्व लेते चले जाएँगे। जी, क्या मसला आ रहा है? आप लोगों की चैट ओपन हो गई है, आपको इजाज़त दी है? सर, किस चीज़ को रिपीट करना है? पेन टूल को रिपीट करना है? तो पेन टूल के अंदर क्या इश्यू है? पेन टूल यार, आप लोग क्या सो रहे थे जब मैं एक-एक चीज़ आपको बता रहा था? यार रिपीट क्या करना है इसके अंदर? पेन टूल सुने ज़रा, गौर से सुनें। अभी अभी कुछ ना करें, अब ज़रा सुन लें। क्लिक करना है, छोड़ देना है। सेकंड क्लिक करना है, नहीं छोड़ना, ड्रैग करना है, जितनी शेप चाहिए उतनी शेप ले लो। उसके बाद आप छोड़ दो। अब अपना हैंडल बंद करना है, ऑल्ट प्रेस करना है, सिंपल क्लिक करना है, आपका हैंडल बंद हो गया। अब यहाँ पर अपने क्लोज़ करना है शेप को, क्लिक करें, ड्रैग करें, जितना आपको कर्व चाहिए उतना कर्व लेने के बाद जहाँ पे आपको कर्व चाहिए छोड़ दें। क्या टेंशन है इसमें मुझे बताएँ? क्या परेशानी आ रही है अब?
दोबारा से रिकॉर्डिंग देखिएगा, अगर आपने लेट जॉइन किया है तो मेहरबानी करें थोड़ा-सा बाकियों पे। अच्छा, तो ये जी हमने पेन टूल से शेप बना ली, अब मैं इसको स्मूथ करना चाह रहा हूँ, तो सबसे पहले इसके स्ट्रोक का जो कलर है, पहले आप उसे ब्लैक दें ताकि आपको डिफरेंस पता चले प्रॉपर के ये देखें, यहाँ पर पता चल रहा है, यहाँ पर थोड़ी डिस्टर्बेंस है, यहाँ पर बड़े एजेस शार्प हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर स्मूथ टूल दिया हुआ है, बिल्कुल शेप के नीचे आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद स्मूथ टूल का ऑप्शन आपके पास आ रहा है। राइट क्लिक करके स्मूथ टूल में जाएँ और स्मूथ टूल में जाने के बाद अब आप इसके एंकर पॉइंट पे क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रैग कर दें, ये देखिए। क्लिक किया, ऊपर की तरफ मैंने ड्रैग कर दिया। तो ये आपको मैक्सिमम स्मूथनेस प्रोवाइड कर देगा। ठीक है जी। उसके बाद जी इसके आई का पोर्शन है, पेन टूल लें और इसके आई के पोर्शन को भी बना लें। अब जी दोनों शेप्स को उठा के हमने कलरिंग करनी है, तो पहले तो उठा के इसको साइड पे ले आएँ, ठीक है? ये आपके पास शेप आ गई, इसको उठा के भी साइड पे ले आएँ। अब इसके अंदर कलरिंग करनी है, तो सिंपल जी कलर करने के लिए आपने यहाँ से हम येलो थीम में चल रहे हैं, तो यहाँ से जी हम येलो उठा लेते हैं और येलो, ठीक है? इसके अंदर कलर जी मुझे स्ट्रोक में नहीं चाहिए, बल्कि फिल में चाहिए, तो सिंपल आप यहाँ स्वैप कर दें, इसके फिल में कलर आ गया। अब आपको यहाँ से व्हाइट कलर चाहिए, ऑल्ट प्रेस आई प्रेस किया है, यहाँ से व्हाइट कलर पिक कर लिया। तो ये देखें जी आराम से बना लिया। अब इसको जी ओवरऑल मैं सिलेक्ट करता हूँ, स्ट्रोक के पैनल में जाता हूँ और डॉटेड लाइन हम इसकी बना लेते हैं। तो ये जी हमने डॉटेड लाइन दे दी है और अब हमने इसके अंदर थोड़ा-सा डिफरेंस देना चाह रहे हैं, तो हम इसके अंदर बिल्कुल डिफरेंस दे सकते हैं। तो ये देखें जी हमने डॉटेड लाइन भी बना ली है। तो अब इसको आप अपने आर्टबोर्ड पे ले आएँ, जहाँ पे हमने इसे प्रेज़ेंट करना है, तो यहाँ पर लाके इसे रख दें। उसके बाद जी कंट्रोल ऑल्ट एंड 2 इसको अनफ्रीज़ किया और यहाँ से मैंने इसे खत्म कर दिया। उसके बाद जी आपको रेलेवेंट टेक्स्ट चाहिए, तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप गूगल पे जाएँगे और अबाउट वेक्टर लिख लें। अबाउट वेक्टर जो भी टेक्स्ट आ रहा है उसको उठा के अपनी प्रेज़ेंटेशन को एक प्रेज़ेंटेबल अंदाज़ से प्रेज़ेंट करने के लिए अब आपने कोई भी असाइनमेंट को ऐसे नहीं जाने देना कि सर से उतार लिया बस काम हो गया एंड गो ऑन। तो इसके लिए जी आपने सबसे पहले टेक्स्ट कोई रेलेवेंट उठाना है और यहाँ पर जी लिखें हॉर्स हॉर्स शेप, ठीक है जी? इसको बड़ा कर लें टेक्स्ट को, 24 कर लेते हैं और हॉर्स को यहाँ से मैं बोल्ड कर रहा हूँ। बोल्ड का ऑप्शन आपके पास तब आता है जब आप डाउनलोड करते हैं अपने फ़ॉन्ट्स को, वो मैं बाद में बताऊँगा। अभी फ़िलहाल लेक्चर के ऊपर अटेंड फ़ोकस रखें। उसके बाद जी मैं टेक्स्ट टी का टी मैंने सिलेक्ट किया है, यहाँ से मैं टेक्स्ट लेता हूँ और यहाँ पर मुझे अपने जो मैंने ब्रीफ लिखनी है वो यहाँ पर लिखता हूँ। बैक स्पेस दबाया, यहाँ से बोल्ड को मैं रेगुलर में दोबारा लेके आता हूँ और कंट्रोल वी जो टेक्स्ट था उसको ये किया, ओवरऑल सिलेक्ट किया और इसको सेंटर लाइन करना है तो पैराग्राफ गया, यहाँ से मैं सेंटर लाइन पे क्लिक करता हूँ, तो ये मैंने सेंटर लाइन कर दिया। अगर इन 2 लाइन्स की स्पेसिंग को मुझे कम करना है तो उसके लिए मेरे पास क्या है कंट्रोल टी करके पैनल आ जाएगा। अब आपने 2 लाइन्स के बीच के डिस्टेंस को कम करना है, तो ये आप ऐसे करके कम भी कर सकते हैं, बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसको इतना रखते हैं। ठीक है जी? और फ़ॉन्ट साइज़ 24 है अगर, तो इसको हम कम करेंगे। हम इसको 21 नहीं तो 18 करेंगे और यहाँ से जी हम इसकी से दोबारा से लाइन कंटिन्यूटी जो है उसको कम करते हैं। तो यहाँ से हम इसको नाउ फाइन, ठीक है जी? ये हमने जी टेक्स्ट इसका बना लिया। इन्फोग्राफिक्स को थोड़ा-सा और छोटा कर लें। चलें जी, आज की हम पहला जो हम लोगो बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नीक, तो वो आपने गौर से देखना है, उसके हमने स्टेप्स भी रखने हैं, उसको भी अपने प्रोसेस वर्क का हिस्सा बनाना है। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले जी मैं इसकी ब्रेक करता हूँ लाइन को यहाँ से, तो सिंपल मैंने एक लाइन बनाता हूँ और शिफ्ट प्रेस करके इसकी ब्रेक करने के लिए एंटर करता हूँ। यहाँ पे स्वैप करता हूँ और इसके स्ट्रोक के अंदर जो है इसकी
विंडोज में जाते हैं, स्ट्रोक का पैनल ये रहा मेरे पास, इसके अंदर डैश लाइन देता हूँ और इसकी डॉटेड लाइन के साथ हम इसकी पार्टीशन करते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर जी हम इसकी जो है प्रॉपर हम यहाँ पर प्रोसेस वर्क मेंशन करते हैं। यहाँ छोटा सा एक सर्कल सा बना लेते हैं, टाइप ऑफ बुलेट, और कलर स्कीम हमारी जो येलो चल रही है वही रखेंगे। अच्छा जी। पहला पार्ट का सबसे पहले जी आपने एक सर्कल बनाना है, उसकी आउटलाइन होनी चाहिए और आउटलाइन का जो कलर होना चाहिए वो आप कोशिश करें ब्लैक हो। जब भी आप ड्राइंग बनाएँ या कोई भी स्केच करें जिसको हम की ड्राइंग कहते हैं, तो उसके अंदर हमने कोशिश करनी है कि पहले हमारे पास कलर ब्लैक हो और उसके फिल का जो कलर है वो नन हो। तो ये आपने लाज़मी इस बात को नोट करना है। उसके बाद जी यहाँ पे मैं आज पहला सर्कल बनाता हूँ ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से। ये मैंने पहला एक सर्कल बना लिया। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। ठीक है जी। इसी की मैं कॉपी कर रहा हूँ ऑल्ट और शिफ्ट के साथ। इसकी आगे करके मैं कॉपी ले रहा हूँ। अब मुझे इसका सेकंड पार्ट बनाना है। सेकंड पार्ट के लिए मैं इसी सर्कल की कॉपी ले रहा हूँ ऑल्ट और शिफ्ट से। ऑल्ट और शिफ्ट से मैं कॉपी लेता हूँ, जैसे ही मेरे पास इंटरसेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर मैं अपनी दोनों कीज़ और अपने माउस के बटन को रिलीज़ कर दूँगा। ये मेरा सेकंड स्टेप हो गया। दोबारा सिलेक्शन टूल लें, दोनों को सिलेक्ट करें और ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से आप इसको भी ड्रैग कर दें आगे की तरफ। यहाँ पर जी हमें थर्ड स्टेप बनाना है। थर्ड स्टेप में क्या करना है, सेकंड सर्कल की कॉपी लेनी है ऑल्ट से और शिफ्ट से। इसको लाके सेंटर में रखें। उसके बाद इस डॉट को जहाँ पे 2 इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसके यहाँ पर लाकर आपने रखना है, अपने एरो कीज़ के साथ आप इसे डाउन कर सकते हैं। ये जहाँ पे 2 पहले वाले सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को इन दोनों के ऊपर लाकर आपने रखना है। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये बिल्कुल एक्यूरेट आ चुका है, तो आप कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे। कंट्रोल वाई से क्या होगा, आप वायर फ्रेम में आ गए। अब आप इस सर्कल को उठा के बिल्कुल इसके जहाँ 2 इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे रख दें। अब आप बेशक ये देखें, इस वक़्त कंट्रोल वाई है। अब आप कंट्रोल वाई ही प्रेस करेंगे, तो कंट्रोल वाई से आप बाहर आएँगे, तो कंट्रोल वाई दोबारा प्रेस करें, तो अब आप यहाँ पर वापस आ गए। ये आपका थर्ड स्टेप है। बेशक अब आप इसको थोड़ा-सा ऊपर कर लें। अब थर्ड स्टेप को मैं कॉपी करके नीचे लेके आता हूँ, यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, अपने सेकंड सर्कल की कॉपी लेके इसे मिड पे लेके आना है। तो उसके लिए मेरे पास क्या है, ऑल्ट और शिफ्ट। जैसे ही मेरे पास इंटरसेक्ट लिखा हुआ आएगा, मैं अपने दोनों कीज़ को रिलीज़ करूँगा और अपने माउस के बटन को भी रिलीज़ कर दूँगा। अब आपने इस सर्कल को अपनी डाउन की के साथ नीचे लेके आना है। ये शील्ड जो बीच में बन रही है 1, 2, 3 इसके सेंटर में ले आना है। नाउ फाइन। ये आपका जी थर्ड स्टेप हो गया। अब आपको इसको फोर्थ स्टेप में बनवाना है, तो सबसे पहले सबको उठा के कॉपी, ऑल्ट और शिफ्ट के साथ आप इसको पहले ड्रैग करें। और अब हम इसकी यहाँ पर इसे ड्रॉ करते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, हम ओवरऑल सिलेक्ट करेंगे। अब हमारे पास बहुत ही मज़े का टूल है, वो है शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर टूल के ऊपर ये हमारे पास दिया हुआ है, शेप बिल्डर टूल पे जाना है और जो बाहर वाला पोर्शन है, इसको ख़त्म कर देना है। इसे ख़त्म करने के लिए क्या है, अब मेरे कर्सर पे गौर से देखें, प्लस का साइन बना हुआ आ रहा है। जैसे ही मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ, मेरे प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैंने क्या करना है, मैंने इस पार्ट को माइनस करना है। तो मुझे क्या करना है, ऑल्ट प्रेस किया, ऑल्ट प्रेस करके सिंपल मैं अपनी बाहर वाली शेप पे ड्रैग कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? इसके ऊपर फेर रहा हूँ सिर्फ़, ऐसी लाइन सी फेर रहा हूँ, खत्म हो रहा है। ऐसे ही आपने ड्रैग करना है, ऑल्ट मैंने प्रेस किया हुआ है, इस जो बाहर वाला पोर्शन है, इसको आपने खत्म कर देना। ये जी आपका क्या हो गया, फोर्थ स्टेप, सॉरी फिफ्थ स्टेप। उसके बाद मैं इसी की कॉपी ले रहा हूँ आगे की तरफ। अब मैं इसको क्या करता हूँ, अब मैं इसको जी दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, शेप बिल्डर टूल लेता हूँ। अब मुझे माइनस नहीं करना, अब मुझे प्लस करना है, कोई की प्रेस नहीं कर रहा, सिंपल मैं ड्रैग कर रहा हूँ। ये देखिए 1, 2 और ये 3, ये देखें 3 डिफरेंट शेप्स बना ली मैंने। अब मैंने जो 3 डिफरेंट शेप्स बना ली हैं, इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ 1, शिफ्ट प्रेस करके 2, शिफ्ट प्रेस करके 3, ये 3 शेप्स को मैं ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे साइड पे ले आता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि ये इसकी पार्टीशन किस तरह हो गई है। 1 ये इस वक़्त 4 शेप्स बन गई हैं। 1, 2, 3 एंड 4।
ये जी हमारे पास 4 डिफरेंट शेप्स बन गई हैं। अब हम इसके अंदर पहला कलर करते हैं, ये येलो उठा लेते हैं यहाँ से, ये येलो कर दिया और इसके अंदर भी सेकंड वाले में भी मैं येलो ही कर रहा हूँ और येलो को मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके यहाँ से इसके शेड्स में जा रहा हूँ, जैसे हमने एग में किया था। तो इसके शेड्स में जाकर हम इसके शेड को या कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैं कम कर दिया। उसके बाद जी इसमें जाएँ और ये वाला कलर उठा लें और इसको जाके जी थोड़ा-सा और कम कर लेते हैं और ये सेंटर में आ जाएँ। इस पे ये येलो कलर करें और इसको यहाँ से जाके हम थोड़ा-सा डार्क कर दें। ठीक है जी? ये हमारे स्टेप्स वगैरह बन चुके हैं। अब बेशक आप इसको कंट्रोल ज़ेड इसको इसके साथ कर दें। अच्छा जी, अब मैं जब प्रोसेस वर्क लिखना है, तो मैं इसी की कॉपी ले रहा हूँ प्रोसेस वर्क की ऑल्ट प्रेस करके और इसके ऊपर जी अपने स्टेप्स लिख रहा हूँ। स्टेप 1 और यहाँ से जी इसको रेगुलर कर और इसी की कॉपी ले रहा हूँ, ऑल्ट और शिफ्ट से कंट्रोल डी आपके लास्ट स्टेप को रिपीट करता है। मैंने उसी टेक्स्ट को जो मैंने कॉपी किया था कंट्रोल डी किया तो उसने वही कॉपी करके मुझे आगे भी दे दिया है। ओवरऑल मैं सिलेक्ट करके थोड़ा-सा इसे नीचे लेके आ रहा हूँ और अब मैं ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से इसे नीचे ले आता हूँ और इसे भी मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। जो जिसके नीचे है उसके बिल्कुल नीचे ले आएँ आप, कंट्रोल ज़ेड। यहाँ पर जी आप इसका चेंज कर दें अल्फ़ाबेट 2, 3, 4, सेलेक्ट 5, सेलेक्ट 6। ठीक है जी। ये जी आपने पार्ट बना लिए। उसके बाद जी ये आपके पास आपकी फाइनल प्रोडक्ट पड़ी है, इसको आप बेशक यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर जी हम इसकी फॉर्म दे देते हैं और इसको यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं और इसको यहाँ से कलर कर देते हैं, इसकी पार्टीशन के लिए और कंट्रोल डी अपने लास्ट स्टेप को रिपीट, यहाँ से हमने ये कलर कर दिया। अपनी एक ही लेआउट में रहते हुए हमने इसकी पार्टीशन बना ली। ऐसे कर लेते हैं और ये जो सारे एक साथ क्लोज़ हुए हैं, इनको ओवरऑल नीचे कर लेते हैं थोड़ा-सा और प्रोसेस वर्क को भी हम बिल्कुल ही सर अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सर मैंने आपको रिमाइंडर देना था, 5 मिनट्स आर लेफ्ट। ठीक है जी। अच्छा इसी की मैं कॉपी ले रहा हूँ और अपनी फाइनल प्रोडक्ट हम इसे बनाएँगे, तो इसको फाइनली थोड़ा-सा मैं बड़ा करूँगा और यहाँ पर जी हम इसको डॉटेड लाइन में कंसीडर करते हैं, तो हम इसको स्ट्रोक में पैनल में जाके स्ट्रोक दे देंगे, इसको डॉटेड लाइन में कर देंगे और इसको जी हम कलर देना चाह रहे हैं, तो यहाँ से जी हम इसके डिफरेंट कलर्स जो हैं वो दे देते हैं। शेप को सिलेक्ट किया, आई ड्रॉपर टूल लिया, ये हो गया, सिलेक्शन टूल सेलेक्ट और ये कलर, उसके बाद सिलेक्शन टूल ये कलर, सॉरी डबल सिलेक्शन हो गई है दोनों शेप्स की, सिलेक्ट आई ड्रॉपर टूल ये कलर। तो ये जी हमने मज़े से एक अपना लोगो क्रिएट कर लिया। अब आप बेशक यहाँ पर अपना टेक्स्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पर जी लिख दें लोगो डिज़ाइन, ठीक है? और लोगो डिज़ाइन के अंदर इसको ऐसे कर लें। दोनों की स्पेस को थोड़ा कम कर रहा हूँ ऑल्ट प्रेस करके। यहाँ पे हम इसे रख देते हैं। यहाँ जी आप अपना छोटा-सा नाम देंगे और इसी तरह जी आपने अपनी प्रेज़ेंटेशन को भी क्लोज़ करना है। ठीक है जी? ये था जी आपके आज की असाइनमेंट। अब आपने हिडन बॉक्स बनाना है। आपका काम जब हो जाए कंप्लीट, सिंपल आप अपने कैनवास के ऊपर एक हिडन बॉक्स बनाएँगे जिसके आप कलर को और उसके स्ट्रोक को नन करेंगे, फाइल में जाएँगे, सेव करेंगे और सेव करने के बाद जहाँ पर भी आपका फ़ोल्डर गिवन है, वहाँ पर जाके आप अपनी फाइल को सेव करवाएँगे।
30 बैच और यहाँ पर जी आप मेंशन करें। फाइल, एक्सपोर्ट एज़ और जेपीईजी ओके। आरजीबी कलर्स क्वालिटी 10 रेज़ोल्यूशन 150 ठीक है ना? आरजीबी कलर्स और उसके बाद क्वालिटी क्या है आपकी? क्वालिटी 10 होनी चाहिए, रेज़ोल्यूशन आपकी 150 होनी चाहिए और सिंपल ओके कर दें। एक चीज़ आपने नोट करनी है कि आप सिलेक्शन टूल लेकर ग्रे एरिया पे एक दफ़ा चेक कर लिया करें, अगर कुछ भी है, तो उसको सिलेक्शन में अगर आ रहा है तो उसे डिलीट किया करें, फिर अपनी जेपीईजी बनाया करें, अदरवाइज़ वो आपको व्हाइट स्पेस बनाकर यहाँ पर दे देता है। तो काफ़ी सारे बच्चों को इश्यू आया भी होगा, तो वो इश्यू इसी वजह से था कि उनके ग्रे एरिया के ऊपर कुछ ना कुछ पड़ा होता था। तो येस लिखकर बताएँ आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा? सलमान साहब आपने पहले लेक्चर अगर आपने असाइनमेंट जमा कराई होती, आपको पता होता, आप व्हाट्सएप के ऊपर मुझे प्राइवेट में सिर्फ़ अपनी असाइनमेंट शेयर कर सकते हैं। मज़ा आया आज के लेक्चर का? चलें जी इजाज़त दें मुझे ताकि नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो चुका है, क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखेंगे, अपनी प्रेज़ेंटेशन बनाएँगे और मुझसे शेयर करेंगे। ये आज का पहला लोगो था, हमने बनाना सीखा है। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भरपूर एनर्जी के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।